हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एक नई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम दिसंबर से IBO 6 स्टार्ट करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे IBO 6 की यूनिट 2 दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल होगा कि मैम आपने यूनिट 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। देखिए, यूनिट 1 में जो भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चाहे वो WTO के बारे में हो, चाहे आपका ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बारे में हो, चाहे वो IMF के बारे में हो, चाहे वो SDRs के बारे में हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना ठीक है, क्योंकि उससे अच्छा ये होगा कि हम आगे के चैप्टर्स को कवर करें और जो भी हमारे टॉपिक्स रिपीटेड हैं आप उनको पिछली वीडियो से ही कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आज मैं यूनिट 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपकी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, और जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं जिनमें मैंने ये टॉपिक्स को कवर कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, ताकि आप इजीली कवर कर सके उसे। ओके, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। तो आपने अपने ग्रेजुएशन के लेवल पर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा, और अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, राइट, जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करते हैं या फिर बाय एंड सेल करते हैं, उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ठीक, अब ये सिक्योरिटीज जैसे हमारे स्टॉक्स हो गए, हमारे बॉन्ड्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ये सब क्या आती है? हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के मन में ख्याल आए कि मैम हमको ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड करने की क्या जरूरत है, हमें क्यों बाय एंड सेल करना है, हमारे पास जो फंड है वो हमारे पास है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मुझे एक बात खुद ही लॉजिकली बताइए कि अगर आपके पास सरप्लस फंड है, आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप क्या करते हैं उसका? ऐसा तो है नहीं कि आपने बस उसको छुपा के रख लिया, है ना। आप भी कहीं उसको इन्वेस्ट करते हैं, है ना, उसका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब आई होप समझते होंगे ना, कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में कर लिया, थोड़ा आपने म्यूचुअल फंड्स में कर लिया, थोड़ा शेयर मार्केट में कर लिया, है ना। तो हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने का मोटिव क्या होता है? ताकि हम अपने फंड्स को और मल्टीप्लाई कर सके, है ना। कोई इसलिए तो इन्वेस्ट करेगा नहीं कि उसका जो पैसा है वो और कम हो जाए, सीधी सी बात है। हम इन्वेस्ट किस लिए करते हैं? ताकि हमारा जो फंड है वो और ज्यादा बढ़े, है ना। तो मार्केट में हमारे दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स और एक होते हैं हमारे लेंडर्स। ठीक, अब आपके पास अगर एक्सेस फंड है तो आप क्या करते हैं? उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट में दूसरा पर्सन है जिसे मनी की जरूरत है, जिसे फंड की जरूरत है, तो वो पैसे कहाँ से लेगा? वो मार्केट से तो पैसा उठाएगा, है ना। तो आपका जो एक्सेस फंड था, आपने क्या किया? उसको मार्केट में लगाया, और जो लेंडर था, जिसको जरूरत थी, जो बोरोअर था, उसने क्या किया? वही पैसा ले लिया और अपनी जो भी जरूरत थी उसको पूरा कर लिया। तो इसी तरीके से हमारी बाय एंड सेल सिक्योरिटीज की चलती है और इसी तरीके से ट्रेडिंग प्रोसेस भी काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्पस की अगर बात करी जाए तो जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो मार्केट फोर्सेस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी डिपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसको समझते हैं। देखिए, मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब होता है? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई में काफी ज्यादा वर्क करती है, राइट। अब अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, अभी जब कोविड-19 की सिचुएशन थी और जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पर ना ही इतनी ज्यादा डिमांड थी मार्केट में और ना ही इतनी ज्यादा सप्लाई थी। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गई। अब जब आपकी मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई तो इसकी वजह से क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी पर भी काफी बुरा असर पड़ा था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में बताती है। मार्केट हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ? कि जिन भी सिक्योरिटीज या स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही है हमारी फाइनेंशियल मार्केट में, उनका जो भी प्राइस है वो इस चीज को डिपिक्ट कर देता है कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये बता देती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी फाइनेंशियल मार्केट की और उसका क्या पर्पस होता है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट आपको क्या बताया था?
जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ बोला है फाइनेंशियल मार्केट, इसका मतलब ये नेशनल बाउंड्रीज के अंदर की बात है। ठीक, अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या हुआ, वही जो हम ट्रेडिंग अपने नेशनल बाउंड्रीज के अंदर कर रहे थे, वही सिमिलर ट्रेडिंग जब दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होना शुरू हो जाती है, मतलब कि हम क्रॉस बॉर्डर जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके ट्रेडिंग करते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। ठीक है, अब हमारी फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी मनी मार्केट और एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट। ठीक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कमोडिटी मार्केट भी होती है, आपकी डेरिवेटिव मार्केट्स भी होती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट आपके सिलेबस में है तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेजरली हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट क्या होती है, एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। अब ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का क्या मतलब हुआ, देखिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब हुआ ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर के अंदर हो जाए, मतलब 1 साल के अंदर जो हमारी सिक्योरिटीज मैच्योर हो जाती हैं उन्हें हम मनी मार्केट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आपने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, जैसे आपका ट्रेजरी बिल्स जिसे हम टी बिल्स कहते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो गए आपके, और आपका बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये सब क्या है, आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। अब नेक्स्ट अगर बात करी जाए कैपिटल मार्केट की, तो ये जस्ट ऑपोजिट होती है आपकी मनी मार्केट की। मनी मार्केट में जो आपकी सिक्योरिटीज होती है वो कैसी रहती हैं, शॉर्ट टर्म, राइट। लेकिन कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स की बात होती है और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, अब आपके इसमें जो सिक्योरिटीज आती हैं, जैसे आपके स्टॉक्स हो गए, आपके इक्विटी मार्केट से आपके बॉन्ड्स हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके कैपिटल मार्केट में आते हैं, राइट। अब कैपिटल मार्केट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है, ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, जहां पर आईपीओ रिलीज किया जाता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीजें काफी बार पढ़ रखी हैं, अपने स्कूल टाइम में भी, अपने ग्रेजुएशन के टाइम में भी, और यहाँ पर भी मैंने आपको प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में कई बार बताया भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो कमर्शियल बैंक का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में, है ना, क्योंकि हम बैंक्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं और बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, और जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस है, जितने भी हमारे फंड फ्लोज हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, बैंक्स के थ्रू ही फ्लो होते हैं, राइट। और हमारा जो आरबीआई है वो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट भी करता है ना। आपने सुना होगा कि जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर है, उसको क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। अब आपको शायद ये चीज क्लियर भी हुई होगी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब होता है, किस टाइप की हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक हम होती है हमारी कैपिटल मार्केट, एक होती है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को भी हम फर्दर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूरो मार्केट के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So euro market is another market that is used to illustrate a series of offshore money and capital markets operation by international bankers. They are comprised of euro banks. These euro banks are responsible for trading wholesale deposits and loans in a variety of currencies other than that belonging to the country where the bank is located. This market offers long to short term investment funding. अब हो सकता है आपने जब ये वर्ड पढ़ा है यूरो, तो आपको ये लग रहा होगा कि यूरोप से कुछ रिलेटेड है और यहाँ पर यूरोप की ही कुछ बात हो रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जहाँ पे हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं, है ना।
अब ये जो ट्रेडिंग होती है वो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, ठीक। लेकिन वही ट्रेडिंग अगर हम क्रॉस बॉर्डर जाकर करते हैं तो वो ट्रेडिंग हमारी बेसिकली क्या कहलाती है, यूरो मार्केट कहलाती है। मतलब कि इसको इस तरीके समझिए कि कोई इंडियन कंपनी है, वो क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना। तो इंडियन कंपनी क्या करती है, किसी फॉरेन कंट्री में जाकर अगर इन्वेस्टमेंट करती है, लेट्स से यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट को क्या कहा जाएगा, यूरो मार्केट कहा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारा होता है यूरो बैंक्स। अब यूरो बैंक्स कोई भी यूरोप के बैंक्स नहीं होते हैं, ठीक है। यूरो बैंक से सिंपली मतलब ये हुआ कि कोई अगर इंडियन फर्म है, इंडियन कंपनी है, वो किसी फॉरेन बैंक में जाकर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या कहलाएगा, यूरो बैंक्स कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को ध्यान दीजिएगा। These Euro banks are responsible for trading wholesale deposits and loans in a variety of currencies other than that belonging to the country where the bank is located। तो अगर बैंक यूएसए में है और यूएसए का ही कोई पर्सन अगर आकर बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यूरो बैंक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कोई इंडियन पर्सन इंडियन करेंसी में यूएसए में जाकर यूएसए के बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूरो बैंक कहलाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यूरो मार्केट क्या होती है, यूरो बैंक्स क्या होते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो यूरोप और किसी और कंट्री के बीच में हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यूरोप और इंडिया के बीच में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको यूरो मार्केट और यूरो बैंक्स में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सिंपली ये कह देना कि यूरो बैंक्स और यूरो मार्केट आपका डायरेक्टली यूरोप से इंटरलिंक्ड है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल मार्केट्स एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स। तो अभी हमने यूरो मार्केट्स के बारे में समझा। अब देख लेते हैं कि यूरो मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो अ बिग डिफरेंस बिटवीन द यूरो मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर करेंसी इज दैट all transaction is done within the domestic market are directly subject to the rules and institutional arrangements of the local financial system। देखिए डोमेस्टिक मार्केट और यूरो मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी अगर ट्रेडिंग की जा रही है तो वो लोकल फाइनेंशियल सिस्टम ही उसे गवर्न करेगा। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि इंडिया में अगर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है तो जो भी हमारी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं हमारे नेशनल बाउंड्रीज के अंदर वो ही उसको गवर्न करेंगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यूएसए उसमें इंटरप्ट करेगा या चाइना उसमें इंटरप्ट करेगा, है ना। यहाँ पर सोली कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा, सेबी देखेगा, फेमा फेरा के अकॉर्डिंग सब चीजें देखी जाएंगी, है ना। मतलब जो भी हमारी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस है वो ही क्या करेंगे, हमारी मार्केट को गवर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम यूरो मार्केट्स की बात करें तो ऐसी कोई भी रेगुलेशंस वहां पर फॉलो नहीं होती है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं होती, क्योंकि सीधी बात है कि जब इंडियन फर्म यूएसए में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिस्टम वहां पे गवर्न करेगा। हो सकता है यूएसए कर ले, हो सकता है इंडिया कर ले, है ना। ऐसे क्या होगा, दोनों के बीच हो जाएगी लड़ाई, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफिकली यूरो मार्केट में कि कोई एक फाइनेंशियल सिस्टम उसको गवर्न करेगा या कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो उस यूरो मार्केट को गवर्न करेगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसका, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाना है, ठीक है। देखिए, व्हेन ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स परचेज सिक्योरिटीज इन टोक्यो दे डू सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, market practices and regulatory guidelines that govern such transactions in Japan। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर टोक्यो की सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो यहाँ पर जो आपकी गवर्निंग बॉडी होगी या फिर जो इस ट्रांजैक्शन को गवर्न करेगा वो कौन होगा, जापान होगा, ठीक है। क्योंकि जो सिक्योरिटीज है वो कहाँ परचेज करी जा रही है, टोक्यो में परचेज करी जा रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। The same applies to those who place their funds in Japan, right?
provided the transactions are not related to euro market. ठीक है, so also a Korean borrower who approaches a Swiss bank for a Swiss franc loan borrows at rates and conditions imposed by the financial institutions of Switzerland and is directly affected by the Swiss authority policy towards lending to foreign residents. देखिए यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये यूरो मार्केट की बात हो रही है। देखिए यूरो मार्केट की बात नहीं हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था, अभी जब हमने यूरो बैंक के बारे में डिस्कस किया तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंडियन इन्वेस्टर क्या करता है, इंडियन करेंसी को ले जाकर किसी फॉरेन बैंक में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो हमारा यूरो बैंक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा कोरियन बोरोवर है ये कोई अपनी उधर की करेंसी तो ला नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्विस बैंक को अप्रोच करता है किसके लिए, स्विस फ्रैंक लोन के लिए, मतलब वहीं की करेंसी के लोन के लिए अप्रोच करता है। तो ये अपनी करेंसी नहीं ला रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी होगी वो कहाँ की होगी, स्विट्जरलैंड की होगी। ठीक है, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसे गवर्न करेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वो कहाँ का होगा, स्विट्जरलैंड का होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट का ये मतलब नहीं हुआ कि बस अपने नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही काम हो गया, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही हो रहा है काम, लेकिन यहाँ पर दूसरी करेंसीज को नहीं लाया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका कोरियन बोरोवर है ये अपनी करेंसी को नहीं लेके आ रहा है, ये क्या कर रहा है, स्विस बैंक में स्विस फ्रैंक लोन के लिए ही अप्लाई कर रहा है। यहीं अगर वो अपनी करेंसी लेके आता, उसके थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता या उससे कुछ और लोन लेना होता, तब हम उसको यूरो बैंक में कंसिडर करते। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था, यूरो मार्केट्स आर फ्री फ्रॉम सच रेगुलेशंस, है ना। तो यूरो मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी डाउट लग रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से उसको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आप लोगों को, लेकिन जब आप 2-3 बार वीडियो को सुन लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी ही डिमांड थी IBO 6 मैम स्टार्ट करिए, तो मैंने आप लोग की डिमांड को यहाँ पर फुलफिल किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अगर आपको खुश किया तो थोड़ा खुश आप मुझे भी कर ही सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रिस्क डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। देखिए ये चीज आप लोगों को खुद भी अंडरस्टूड है कि अगर हम यहाँ पर रिस्क डिफरेंस की बात करें या सिर्फ रिस्क की ही बात करें, तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क कम होगा अगर हम फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट से इसको कंपेयर करते हैं, ना। क्योंकि जब हम फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, गवर्निंग बॉडीज अलग हैं, तो वहां पर जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता ही है। ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सीधे आपको एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, अ US डिपॉजिटर इन द यूरो डॉलर मार्केट holds a claim in one jurisdiction, let's say London, but receives payment in another, let's say United States. अब देखिए यहाँ पर कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूरो डॉलर मार्केट बेसिकली है क्या, तब आपको और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूरो डॉलर मार्केट बेसिकली क्या होती है कि ऐसी मार्केट जहां पर US डिनोमिनेटेड करेंसी दैट इज डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी फॉरेन बैंक में, और अगर फॉरेन बैंक नहीं है तो जो भी ओवरसीज ब्रांचेस हैं अमेरिकन बैंक की, वहां पर जब इन्वेस्टमेंट होता है या वहां पर जब डिपॉजिट होता है तो उसको हम यूरो डॉलर मार्केट कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल सा कहने का ये है कि अगर हम डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि डॉलर को हम इन्वेस्ट करते हैं किसी फॉरेन बैंक में या फिर कोई अमेरिकन बैंक की ओवरसीज ब्रांच है, अगर वहां पर डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डॉलर को डिपॉजिट किया जा रहा है,
तो उस पर्टिकुलर मार्केट को यूरो डॉलर मार्केट कहते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो जो हमारी डॉलर करेंसी है वो अपनी ही कंट्री में जब इन्वेस्ट ना हो के किसी फॉरेन बैंक में या फिर आपकी ओवरसीज ब्रांच में जब इन्वेस्ट की जाती है, डिपॉजिट की जाती है, उसे यूरो डॉलर मार्केट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी यूरो मार्केट होती है उसका कोई एक रेगुलेशन नहीं होता है ना, इट इज फ्री फ्रॉम रेगुलेशन, क्योंकि हम वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री इसको रेगुलेट करेगी, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगी। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम यूरो डॉलर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो यूएसए है वो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा डिपॉजिट हो रहा है डॉलर वो कहाँ हो रहा है, यूएसए के बाहर हो रहा है। तो जब यूएसए के जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यूएसए यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं ले सकता, इस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा था कि जो हमारा यूएस डिपॉजिटर है यूरो डॉलर मार्केट में, वो जुरिस्डिक्शन कहाँ होल्ड कर रहा है, लेट्स से लंदन में, लेकिन उसको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो यूएस से हो रही है। ठीक है, he could be deprived of his funds at maturity by an action either the British government or the US government। अब जब इस यूएस डिपॉजिटर की फंड्स जब मैच्योर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग पार्टी है वो कौन होगी, ये भी बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन है लेट्स से यहाँ पे लंदन के पास है, लेकिन जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो यूएस से हो रही है। तो यहाँ पर यही नहीं समझ में आएगा कि इसको गवर्न कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न करेगी या फिर यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। However, in the case of a domestic depositor, only action by the US authorities would matter। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन हमारा यूएस के अंदर हुआ होता तो सीधी बात है कि वहां पर जो यूएस अथॉरिटीज हैं वो ही इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखते और उसको रेगुलेट भी करती, राइट। तो फॉर अ डिपॉजिटर रिसाइडिंग इन द यूके द सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर। ही मे ओन अ डॉलर denominated time deposit in a US bank directly or a Euro bank operating in Luxembourg or a London based Euro bank। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था कि जो यूएस डिपॉजिटर है वो क्या करता है, लंदन में कोई सिक्योरिटीज में या फिर बैंक में डिपॉजिट करता है। अब अगर हम इस सिचुएशन को चेंज कर दें, जहां पर यूएस डिपॉजिटर था वहां पर अब यूके डिपॉजिटर आ जाए और जो आपका ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो अगर यूएसए में किया जा रहा है तो कैसे सब प्रोसेस काम करेगा इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो डॉलर्स में होगा और डिपॉजिटर कौन है, यहाँ पे यूके डिपॉजिटर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर टाइम डिपॉजिट की बात करें जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, तो यूके का जो डिपॉजिटर है वो क्या कर सकता है कि यूएस बैंक को डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ यूरो बैंक ऑपरेटिंग इन लक्जमबर्ग। अब देखिए अभी मैंने आपको यूरो बैंक के बारे में बताया था ना, अब इसको यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर किसकी बात करी, यूके डिपॉजिटर की। ठीक है, और ये डॉलर में टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो लक्जमबर्ग कहाँ आता है, आपका यूरोप का पार्ट है। ठीक है, और हम किस करेंसी में काम कर रहे हैं, डॉलर में काम कर रहे हैं, है ना। तो हमको यूरोपियन कंट्री की जो करेंसी है वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ यूरो बैंक ऑपरेटिंग इन लक्जमबर्ग, मतलब लक्जमबर्ग में अगर कोई ऐसा बैंक है जो डॉलर के डिनोमिनेटेड टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे डिपॉजिट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यूरो बैंक हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये लाइन अब क्लियर हुई होगी आपको। थर्ड क्या कह रहा है, अ लंदन बेस्ड यूरो बैंक, और अगर लंदन में ही यूरो बैंक है कोई तो वहां पर भी ये क्या कर सकता है, अपना डॉलर डिनोमिनेटेड टर्म डिपॉजिट को डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास तीन सिचुएशंस थी। ठीक, so in all the three cases the safety of his funds depend ultimately on the expectations that the US will not restrict the disposition and transfer of foreign held dollar funds, that is, that the US will continue to observe
नॉन रेसिडेंट कन्वर्टिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम इन तीनों सिचुएशन को कंसिडर करें तो अल्टीमेटली यूएस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो कौन सी है, डॉलर है ना। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डॉलर के टर्म्स में ही हो रहा है। और अगर यूएसए ने यहाँ पर नॉन रेसिडेंट कन्वर्टिबिलिटी लगा दिया तो कहीं ना कहीं इन फंड्स को रिलीज करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देखिए ऊपर जो बात हुई थी वो क्या हुई थी कि जो जुरिस्डिक्शन है वो लंदन में, लेकिन जो पेमेंट हो रही थी वो किस में हो रही थी, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में ही हो रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीन डिफरेंट है, ठीक है। सो इन कंपैरिजन टू द सिचुएशन ऑफ अवर यूएस इन्वेस्टर, द यूके इन्वेस्टर विल फेस अ ग्रेटर रिस्क, ठीक है, टू द एक्सटेंट दैट द यूएस गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट non-resident convertibility more readily than it interrupts domestic bank transfers। तो अगर यूएसए ने यहाँ पर कह दिया कि आप हमारे यहाँ के रेसिडेंट नहीं हैं तो इसीलिए आपके ऊपर नॉन रेसिडेंट कन्वर्टिबिलिटी लगा देता है, तो कहीं ना कहीं जो यूके का इन्वेस्टर है उसका रिस्क ज्यादा है अगर हम यूएस इन्वेस्टर से कंपेयर करें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूएस इन्वेस्टर है बैंक उसको इतना ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेगी और इजीली उसके ट्रांजैक्शन को फ्लो करने देगी। लेकिन अगर यहाँ पर यूके इन्वेस्टर के ऊपर इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है नॉन रेसिडेंट कन्वर्टिबिलिटी को, तो कहीं ना कहीं जो यूके इन्वेस्टर है उसका रिस्क यहाँ पर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोरोवर ऑफ द यूरो डॉलर्स, टू द एक्सटेंट दैट द यूएस गवर्नमेंट में प्लेस quantitative restrictions on the US bank lending to foreigners or some other class of borrowers, these borrowers may feel safer borrowing from unregulated euro markets. Thus, the fear of capital controls could allow euro-dollar lending rates to rise above those in the domestic market. तो अभी हमने ये देखा कि अगर यूएसए नॉन रेसिडेंट कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज लगा देता है तो यूके इन्वेस्टर का तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा हो ही जाता है ना। लेकिन इसके साथ ही अगर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं तो यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि इससे अच्छा है कि हम अपनी ही मार्केट में इन्वेस्ट करें इस रैदर कि हम फॉरेन मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करें। देखिए इस लाइन को दोबारा समझिए। Now from the point of view of the borrower of the euro dollars, to the extent that the US government may place quantitative restrictions on US bank lending to foreigners, these borrowers may feel safer borrowing from unregulated euro markets, ठीक है। जहां पर यूरो मार्केट्स को रेगुलेट नहीं किया जाता, मतलब कह सकते हैं कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर वहां से अगर बोरो करते हैं तो वो शायद ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वहां पर हमारे लिए इतना ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होगा। Thus, the fear of capital controls could allow euro dollar lending rates to rise above those in the डोमेस्टिक मार्केट। और जब आप जानते ही हैं कि जब हमारा रिस्क बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो रेट्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको भी मैंने जितना बताया उतना आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई डाउट है तो मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके दिमाग में ये चीजें बैठ भी जाएंगी। और ज्यादा अच्छे से अगर क्लियर करना है ना तो इस चीज को लिख लीजिए कहीं, ठीक है। अपने वर्ड्स में अगर आप लिख के इसको याद रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। So in brief, the risk on external dollar deposits and loans is somewhat greater than on deposit in and loans from domestic market। तो अगर हम डोमेस्टिक मार्केट से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल डॉलर डिपॉजिट और लोन है वो ज्यादा रिस्कियर है। अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। द मेजर रिस्क इन यूरो डॉलर ट्रांजैक्शन स्टेम फ्रॉम the removal of non-resident convertibility by the domestic authorities। सेकेंड बोल रहा है the seizing of the assets and liabilities of the euro banks by the authorities where the euro banks operate and the possibility that central bank may not function as lenders of last resort
in euro market centers if there is a shortage of any one currency in the यूरो मार्केट। यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल डॉलर डिपॉजिट या लोन है वो ज्यादा रिस्कियर है इन कंपैरिजन टू हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम डॉलर को डिपॉजिट करते हैं या फिर लोन लेते हैं। ठीक, अब जो इसके मेजर रीजंस है या मेजर रिस्क है यूरो डॉलर ट्रांजैक्शन का वो कहाँ से आता है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि अगर नॉन रेसिडेंट कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज को हटा देती है डोमेस्टिक अथॉरिटीज तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो नॉन रेसिडेंट होंगे वो इजिली क्या करेंगे, जो करेंसी है उसे कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर यूरो बैंक्स की असेट और लायबिलिटीज को सीज कर लिया जाता है जहां पर भी वो ऑपरेट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है अगर वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करेगी, जो यूरो बैंक्स उनके असेट्स और लायबिलिटीज को सीज कर लेगी तो जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन ही नहीं फुलफिल कर पाता है तो इसकी वजह से भी रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। अब आपने जब आरबीआई के फंक्शंस पढ़े होंगे तो वहां पर ये एक फंक्शन आता है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की लास्ट होप होती है। अगर बैंक्स को कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, आरबीआई के पास जाती है, सेंट्रल बैंक के पास जाती है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक अपना प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि जिस करेंसी की रिक्वायरमेंट है अगर उस करेंसी की शॉर्टेज है यूरो मार्केट में तो सेंट्रल बैंक भी उसको कहां से फुलफिल करेगा, राइट। तो इसकी वजह से भी जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस यूनिट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से सब चीजें समझी भी होंगी। अगर कोई डाउट है तो मैं बार बार कहूंगी कि वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो चीजें क्लियर होंगी। और मैंने आपसे किसी भी आईबीओ में नहीं कहा है, लेकिन इसमें जरूर कहूंगी कि आप खुद के नोट्स इसमें जरूर बनाएं, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जब खुद आईबीओ 6 के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे और उसी से मैं लिटरली पढ़ भी पाई। ये चीजें मैं बाद में थोड़ा डिस्क्लोज करूंगी धीरे धीरे हर एक सेशन में कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, ये सब मैं आपको बताती चलूंगी। बस जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा वैसा फॉलो करते चलिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।